हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोनिशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। अगर आपने फॉर्म अभी तक नहीं भरा था तो भरने की डेट निकल गई है। यूजीसी नेट का आज लास्ट डेट था फॉर्म को फिल करने का, और जिन्होंने फॉर्म फिल कर लिया है वो अब अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छे से करने लगे, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है। तो पेपर 1 में हमारी यूनिट चल रही है, आज से स्टार्ट कर रही हूँ मैं यूनिट 10 जो है हायर एजुकेशन की, जिसमें हमें पढ़ना है हायर एजुकेशन के बारे में। तो हायर एजुकेशन का मतलब क्या होता है? उच्च शिक्षा, है ना। उच्च शिक्षा के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो उच्च शिक्षा के बारे में मैं आपको ये बता दूं, जो हायर एजुकेशन है केवल अभी का नहीं कि जैसे अभी आपने क्या पढ़ रहे हैं उसके बारे में पढ़ना है, आपको ये भी पढ़ना है कि पहले हमारे एजुकेशन सिस्टम कैसा था, जब हमारे बौद्ध शिक्षा थी तब कैसा था, मिडिल जो पीरियड था हमारा उसमें शिक्षा कैसी थी, वैदिक काल जो था उसमें कैसी शिक्षा थी। इसके साथ साथ में जो ब्रिटिश काल हुआ, मतलब जो हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था उस वक्त एजुकेशन कैसा था, कौन कौन से कमीशंस बने थे, कौन कौन सी शिक्षा की समितियां बनी थी, ये सब कुछ हमें इस एक यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत कुछ जो मेरा मेन सब्जेक्ट है एजुकेशन, उसकी यूनिट 2 से बहुत कुछ मिलता जुलता ये सिलेबस है, इसलिए उसमें हमने बहुत कुछ अध्ययन कर लिया है, बहुत कुछ हमने डिस्कशन कर लिया है। वो सारी ही जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि हाँ वहाँ पर हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। ठीक है, अभी हम कहाँ तक पहुँच गए हैं? उस समय हम राधाकृष्णन आयोग और मुदालिया कमीशन तक पहुँच चुके हैं, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस 2 जो मेन कमीशंस हैं इंडिया के, उन तक हमने बात कर ली है। वो सारी ही बातें मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ, और यहाँ आई बटन में भी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी, ताकि आपको वो सारे ही वीडियोस एक साथ एक ही जगह पर मिल जाए। आज इस वीडियो में, क्योंकि हायर एजुकेशन से संबंधित ये क्लास है, तो एक ही जगह पर कितने कमीशंस हुए हैं मैकाले से लेकर अभी नई शिक्षा नीति तक, वो हम एक ही बार में एक क्विक रिव्यू देखेंगे, ताकि उसको आप मेमोराइज कर पाए, एक ही जगह पे आपको सारे ही नोट्स मिल जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन को प्रोफेशनल करने का जिम्मा जाता है मैकाले के लिए। मैकाले कौन थे? मैकाले भारत में इनको बुलाया गया था एजुकेशन सिस्टम के बारे में चर्चा करने के लिए, और चर्चा करने के बाद 1835 में, है ना, और उस वक्त उन्होंने अपना एक प्रस्ताव पारित किया था, प्रस्ताव दिया था, उन्होंने अपनी बातें कही थी, और जिसकी वजह से एजुकेशन का जो नया स्वरूप आज हम देखते हैं वो स्वरूप उन्होंने उस वक्त बताया था। ठीक है, उसके बाद में वुड का आदेश पत्र आया, जिसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, वुड का डिस्पैच, जिसके जो कब आया था 1854 में, और चार्ल्स वुड उसके प्रवक्ता थे, या कहना चाहिए उन्होंने ही इसको बनाया था। इसके बाद में कौन कौन से थे वो मैं आपको शो कर रही हूँ, आप उसको देख लीजिएगा, मैं एक बार पढ़ती जाती हूँ। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 में आया, जिसके जो अध्यक्ष थे वो विलियम हंटर थे, इसको हंटर कमीशन भी कहा जाता है। माध्यमिक शिक्षा में विविधीकृत पाठ्यक्रमों के रूप में एकेडमिक तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को अलग अलग लागू करने का सुझाव दिया गया। सेकंड नंबर पे आता है विश्वविद्यालय आयोग 1902 में, ये किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन ने दिया था। इंटरमीडिएट कक्षाएं तोड़ने तथा केवल मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थियों को मैट्रिकुलेशन परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है सेडलर आयोग, 1917 में ही आया, डॉक्टर माइकल सेडलर ने दिया था, इसको सेडलर कमीशन भी कहा जाता है। माध्यमिक शिक्षा को विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखकर इंटरमीडिएट कॉलेजों की स्थापना करने और प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना करने का सुझाव दिया गया था। फिर आती है हटोंग समिति, 1929 में आई। सर फिलिप हटोंग जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। माध्यमिक शिक्षा में बच्चों के अधिक अनुत्तीर्ण होने के फलस्वरूप अत्यधिक अपव्यय को देखते हुए व्यावसायिक पाठ्य विषयों को स्थान दिए जाने का सुझाव दिया गया था। फिर आता है वुड एक्ट रिपोर्ट 1936 में, ये एच.एस. वुड ने दी थी हाई स्कूल संबंधी परीक्षाओं को लेने के विषय में। फिर आता है सर्जेंट रिपोर्ट 1944 में, सर जॉन सर्जेंट ने दी थी। ये साहित्यिक एवं प्राविधिक दोनों तरह के विद्यालयों की स्थापना की जाए, अगली कक्षाओं में केवल योग्य विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाए, इसकी बात कही थी। फिर आ जाते हैं, यहाँ तक था जो 8 नंबर तक, ये बिफोर इंडिपेंडेंस था। इसके बाद में आता है
आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो सबसे पहले आता है माध्यमिक शिक्षा समिति, ताराचंद समिति है। ये 1948 में डॉक्टर ताराचंद ने इसके अध्यक्ष थे। इसमें क्या बात कही गई थी कि माध्यमिक शिक्षा 12 वर्ष की जाए, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को बहुउद्देशीय विद्यालयों में परिवर्तित कर दिया जाए, माध्यमिक शिक्षा की जांच हेतु एक आयोग का गठन किया जाए। फिर आता है राधाकृष्णन आयोग, विश्वविद्यालय आयोग जिसे कहते हैं, 1948 में ही आया था और डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि हमारे भारत के सेकंड राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति। और यद्यपि उच्च शिक्षा में सुधार हेतु गठित हुआ था, लेकिन माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को रिफ्रेश कोर्स चलाने तथा माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी की शिक्षा को अनिवार्य करने का सुझाव दिया था। फिर आता है नेक्स्ट मुदालियर आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में आया। ये डॉक्टर एस लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इनके अध्यक्ष थे। 12वीं कक्षा को विश्वविद्यालयों से जोड़ा दिया जाए और बहुउद्देशीय विद्यालयों को स्थापित किया जाए। आचार्य नरेंद्र देव समिति, अच्छा मैं आपको बता दूं, मुदालियर आयोग तक हम कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका डिटेल आप वहां से पढ़ सकते हैं। आचार्य नरेंद्र देव समिति 1953 में आचार्य नरेंद्र देव ने दी थी। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन हेतु सुझाव दिए गए थे, जो अन्य राज्यों के लिए भी उपयोगी थे। फिर आती है श्री माली समिति 1954 में, डॉक्टर KL श्री माली इसके अध्यक्ष थे। ग्रामीण समस्याओं के समाधान हेतु ग्राम विद्यापीठों को प्रोत्साहन दिया जाए, इसकी बात कही गई थी। फिर आता है कोठारी आयोग 1964, डॉक्टर FDS कोठारी इनके अध्यक्ष थे। उच्च माध्यमिक शिक्षा को समाज के मांग के अनुरूप तथा केवल चयनित विद्यार्थियों के लिए ही दिया जाए, इसकी बात कही थी। फिर आचार्य राममूर्ति समिति, ये आचार्य राममूर्ति इसके अध्यक्ष थे। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। नई शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु नवोदय विद्यालय को आदर्श विद्यालयों के रूप में विकसित करने तथा माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से कि 1986 नवोदय विद्यालय की संकल्पना कब रखी गई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संकल्पना किसने बताई थी, है ना। तो ये बातें आपको याद रखनी है आचार्य राममूर्ति समिति में। फिर आता है नेक्स्ट विद्यालय पाठ्यक्रम पुनरावलोकन समिति 1992, ये यशपाल समिति थी। इस यशपाल समिति के द्वारा पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने की बात कही गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। यशपाल समिति में ये बात कही गई थी कि जो 1986 के बाद जो नई शिक्षा नीति आने वाली थी उसको रिवाइज फॉर्म में दिया गया था और प्रोफेसर यशपाल उसके अध्यक्ष थे, जिसमें ये बात कही गई थी कि बच्चों को ऐसा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना चाहिए जो कि उनके बोझ को ना पढ़ाए, केवल क्या हो कि उनको एक तरह से सहयोग प्रदान करे, है ना। तो बस्ते का बोझ कम करने की संकल्पना यहाँ पे दी थी। इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। उच्च शिक्षा व शोध विकास समिति, ये भी प्रोफेसर यशपाल ने दी थी 2005 में। उच्च शिक्षा एवं शोध के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रस्ताव दिया गया था। इसके बाद 2020 में आपकी नई शिक्षा नीति आई है, जो अभी नवीनतम शिक्षा नीति है ना, NEP 2020 जिसको कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको एक जगह पे बता दिया, तो आप इसे नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा। तो सारी ही समितियाँ जितनी भी बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस आपको एक जगह पे मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं जो यशपाल समिति है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। देखो ये यशपाल समिति है, जो उसके बारे में डिस्कशन करें तो प्रोफेसर यशपाल जी जो है, इनको पुनरावलोकन के लिए बात कही गई थी। जब 1992 में शिक्षा नीति आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पुनरावलोकन की बात कही गई थी, उसी समय पे इनसे और भी कहा गया कि आप थोड़ा और भी ज़्यादा इस पर डिस्कशन कीजिए। तो इसके तहत फिर 2005 में उन्होंने अपना जो पूरा उन्होंने जो कुछ भी रिसर्च करने पे जो निकाला था उसको उन्होंने दिया और उसके तहत उन्होंने ये बताया कि एजुकेशन को किस तरीके से मॉडिफाई करना चाहिए और एजुकेशन को क्रिएटिव एजुकेशन
बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ना कि आप बच्चे का बोझ बढ़ाते जाओ। मतलब किताबें उनकी इतनी सारी हो जाएं, लिखने का काम हो जाए, रेक्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन को ऐसा होना चाहिए कि उससे बच्चा क्रिएटिव हो, आगे बढ़े, और उसके साथ साथ में उसका जो दिमाग है वो खुले, ओपन होना चाहिए। तो इस तरीके की उन्होंने बात कही थी। तो मेनली इसको क्या कहा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बनता है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो कमेटी ऑन रेनोवेशन एंड रिजर्वेशन, मतलब एक तरीके से रेनोवेट करना है ना। जो भी अभी तक एजुकेशन कमीशन हमारे चल रहे थे उसको कैसे रेनोवेट किया जा सकता है, इसकी बात कही थी। रिजुविनेशन किया जाता है, मतलब कि उसको पुनर्जागृत किया जाता है, उसकी बात कही जाती है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कमेटी ऑन रिनोवेशन किसे कहा जाता है, तो यशपाल समिति का आप नाम लिखेंगे। ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, भारत में उच्चतर शिक्षा की रेनोवेशन का काम किसने किया है, तो यशपाल समिति ने कहा। इसकी सबसे बड़ी संकल्पना ये थी कि बस्ते का बोझ बच्चों का कम किया जाना चाहिए, उनको किताबों के बोझ तले नहीं दबाना है, उससे वो एजुकेशन ऐसा हो कि उनकी जो पढ़ने समझने की ताकत है वो बढ़े, ना कि रटने की। तो इसके बाद उन्होंने और क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो फाइनल रिपोर्ट उन्होंने सबमिट करी है वो 24 जून 2009 में सबमिट करी है। ठीक है, यशपाल समिति की जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट हुई है उसका भी आप नोट कर लीजिएगा, 24 जून 2009 में ये रिपोर्ट फाइनली सबमिट हुई है। इसके साथ में उन्होंने ये जो संस्थाएं हैं ना, इनके कार्यों के बारे में भी डिस्कशन किया है। इन्होंने ये बताया है कि यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसके तहत ये एग्जाम कंडक्ट होते हैं, यूनिवर्सिटी, एनसीटीई, AICTE, ये जो मेन संस्थाएं थी जो पहले से ही वर्क कर रही थी। अब एनसीटीई का मतलब क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, AICTE का मतलब ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो ये संस्थाएं अपने सानिध्य में कहना चाहिए, या फिर अपने एक और बात कही जा सकती है इसमें कि अपनी तरह से इनकी निगरानी में बाकी संस्थाओं को कार्य डिस्ट्रीब्यूट करें और उनके काम कैसे किए जाने हैं उसके बारे में बताएं। तो उसके तहत उन्होंने कुछ संस्थाओं के बारे में बताया या फिर अपनी संकल्पना रखी, जिसमें थी NCHER। अब ये क्या था, नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। मतलब इन्होंने ये कहा कि ये जो संस्था होगी ना वो यूजीसी की निगरानी में अपना काम करेगी, यूजीसी उस पर अपनी बात कहेंगे, यूजीसी को रिपोर्ट करेगी, ताकि हायर एजुकेशन में रिसर्च को आगे बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI, जिसको मेडिकल काउंसिल मतलब मेडिकल के फील्ड में कौन कौन से एजुकेशन में नवाचार लेकर आना है ना, इनोवेशन करना है, उसके बारे में तो ये संस्था होगी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो भी यहाँ यूजीसी ही क्या करेगी उसके लिए रिपोर्ट करेगी। BCI जिसको कहा जाएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फिर PCI जो कहेगी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फिर आता है COA काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। ये सारे जो काम हैं वो नई अलग अलग संस्थाएं काम करेंगी जो अलग अलग फील्ड में स्पेसिफाई वे में काम करेंगी, और इनका जो निगरानी करेगा वो यूजीसी करेगा, NCT करेगा और AICTE करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनने यशपाल समिति ने अपनी जो मेन पॉइंट्स हैं वो बताए। ठीक है, इसके बाद में हमें पढ़ना है औपचारिक शिक्षा और विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। इसके साथ साथ में मैं आपको कुछ और शॉर्ट फॉर्म बताऊंगी, या फिर कहना चाहिए ऐसी संस्थाओं के नाम जो कि जिनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कम समय है इसलिए मैं स्क्रीनशॉट लेकर ही आपको बताऊंगी ताकि आप उसे नोट कर लें। मेन मकसद हमारा ये है कि आप तक नॉलेज पहुंच जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये यशपाल समिति है जो उसके बारे में डिस्कशन करें तो प्रोफेसर यशपाल जी जो है इनको पुनरावलोकन के लिए बात कही गई थी। जब 1992 में शिक्षा नीति आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पुनरावलोकन की बात कही गई थी, उसी समय पे इनसे और भी कहा गया कि आप थोड़ा और भी ज़्यादा इस पर डिस्कशन कीजिए। तो इसके तहत फिर 2005 में उन्होंने अपना जो पूरा उन्होंने जो कुछ भी रिसर्च करने पे जो निकाला था उसको उन्होंने दिया, और उसके तहत उन्होंने ये बताया कि एजुकेशन को किस तरीके से मॉडिफाई करना चाहिए, और एजुकेशन को क्रिएटिव एजुकेशन बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ना कि आप बच्चे का बोझ बढ़ाते जाओ। मतलब किताबें उनकी इतनी सारी हो जाएं, लिखने का काम हो जाए, रेक्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन को ऐसा होना चाहिए कि उससे बच्चा क्रिएटिव हो, आगे बढ़े, और उसके साथ साथ में उसका जो दिमाग है वो खुले, ओपन होना चाहिए। तो इस तरीके की उन्होंने बात कही थी। तो
मेनली इसको क्या कहा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनता है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो कमेटी ऑन रेनोवेशन एंड रिजर्वेशन, मतलब एक तरीके से रेनोवेट करना है ना। जो भी अभी तक एजुकेशन कमीशन हमारे चल रहे थे उसको कैसे रेनोवेट किया जा सकता है इसकी बात कही थी। रिजर्वेशन किया जाता है मतलब कि उसको पुनर्जागृत किया जाता है, उसकी बात कही जाती। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कमेटी ऑन रिनोवेशन किसे कहा जाता है, तो यशपाल समिति का आप नाम लिखेंगे। ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, भारत में उच्चतर शिक्षा की रेनोवेशन का काम किसने किया है, तो यशपाल समिति ने कहा। इसकी सबसे बड़ी संकल्पना ये थी कि बस्ते का बोझ बच्चों का कम किया जाना चाहिए, उनको किताबों के बोझ तले नहीं दबाना है, उससे वो एजुकेशन ऐसा हो कि उनकी जो पढ़ने समझने की ताकत है वो बढ़े, ना कि रटने की। तो इसके बाद उन्होंने और क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो फाइनल रिपोर्ट उन्होंने सबमिट करी है वो 24 जून 2009 में सबमिट करी है। ठीक है, यशपाल समिति की जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट हुई है उसका भी आप नोट कर लीजिएगा, 24 जून 2009 में ये रिपोर्ट फाइनली सबमिट हुई है। इसके साथ में उन्होंने ये जो संस्थाएं हैं ना इनके कार्यों के बारे में भी डिस्कशन किया है। इन्होंने ये बताया है कि यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसके तहत ये एग्जाम कंडक्ट होते हैं, यूनिवर्सिटी, एनसीटीई, AICTE, ये जो मेन संस्थाएं थी जो पहले से ही वर्क कर रही थी। अब एनसीटीई का मतलब क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, AICTE का मतलब ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो ये संस्थाएं अपने सानिध्य में कहना चाहिए या फिर अपने एक और बात कही जा सकती है इसमें कि अपनी तरह से इनकी निगरानी में बाकी संस्थाओं को कार्य डिस्ट्रीब्यूट करें और उनके काम कैसे किए जाने हैं उसके बारे में बताएं। तो उसके तहत उन्होंने कुछ संस्थाओं के बारे में बताया या फिर अपनी संकल्पना रखी, जिसमें थी NCHER। अब ये क्या था, नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। मतलब इन्होंने ये कहा कि ये जो संस्था होगी ना वो यूजीसी की निगरानी में अपना काम करेगी, यूजीसी उस पर अपनी बात कहेंगे, यूजीसी को रिपोर्ट करेगी ताकि हायर एजुकेशन में रिसर्च को आगे बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI, जिसको मेडिकल काउंसिल मतलब मेडिकल के फील्ड में कौन कौन सा एजुकेशन में नवाचार लेकर आना है ना, इनोवेशन करना है उसके बारे में, तो ये संस्था होगी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो भी यहाँ यूजीसी ही क्या करेगी उसके लिए रिपोर्ट करेगी। BCI जिसको कहा जाएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फिर PCI जो कहेगी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फिर आता है COA काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। ये सारे जो काम हैं वो नई अलग अलग संस्थाएं काम करेंगी जो अलग अलग फील्ड में स्पेसिफाई वे में काम करेंगी, और इनका जो निगरानी करेगा वो यूजीसी करेगा, NCT करेगा और AICTE करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनने यशपाल समिति ने अपनी जो मेन पॉइंट्स हैं वो बताए। ठीक है, इसके बाद में हमें पढ़ना है औपचारिक शिक्षा और विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। इसके साथ साथ में मैं आपको कुछ और शॉर्ट फॉर्म बताऊंगी या फिर कहना चाहिए ऐसी संस्थाओं के नाम जो कि जिनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कम समय है इसलिए मैं स्क्रीनशॉट लेकर ही आपको बताऊंगी ताकि आप उसे नोट कर लें। मेन मकसद हमारा ये है कि आप तक नॉलेज पहुंच जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं या हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो मेनली हमें बात करनी पड़ती है यूनिवर्सिटीज़ की। तो भारत में यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं इनके बारे में डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है कि आज की तारीख में इंडिया में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके पहले ये जानना आवश्यक है कि यूनिवर्सिटी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं उसके पहले कि यूनिवर्सिटी कितने प्रकार की, यूनिवर्सिटी का काम क्या होता है, क्या काम होते हैं यूनिवर्सिटी के। तो पहला काम तो ये है कि उच्चतर शिक्षा प्रणाली में सांख्यिकीय उन्नति देना, मतलब स्टैटिकली जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसको अपग्रेड करना, बढ़ाना। विश्वविद्यालय और कॉलेजों के सामान्य विकास का कार्यक्रम बनाना, सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। जैसे कि आपने देखा यूनिवर्सिटीज़ कई सारे इवेंट हैं जो ऑर्गेनाइज करता है, समय समय पे सेमिनार्स और सिम्पोजियम या फिर कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करता है, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग प्रोजेक्ट्स निकालता है। तो ये सारी उन्नति करने का, सुलभता और समानता के लिए कार्यक्रम देना, गुणवत्ता और उत्कृष्टता में संवर्धन के लिए कार्यक्रम देना, सुविधा वंचितों और विभिन्न प्रकार के विकलांग व्यक्तियों के लिए भी कार्यक्रम देना, अनुसंधान के सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम को बनाना। ठीक है, तो ये सारे काम होते हैं यूनिवर्सिटी के। अब भारत में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये डेटा जो मैं दे रही हूँ वो 4 मार्च 2022 के हिसाब से है
है ना। हो सकता है कि इस डेटा को अगर आप करंट में देख रहे हो 2023 के हिसाब से तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मेरा जो डेटा है वो 4 मार्च 2022 के हिसाब से है। जो टाइप होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, तो भारत में पहले नंबर पे तो आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस डेटा के हिसाब से भारत में 54 है, 54 होती हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ से गवर्न होती हैं, उनकी जो फंडेड होता है या फिर उसको पूरे तरीके से उसका हैंडलिंग कौन करता है, तो MHRD जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हो गया है अब, तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और UGC एक्ट 1956 के हिसाब से इनको रन किया जाता है। मतलब इनका पूरा दारोमदार जो होता है वो UGC के हाथ में होता है, और फंडिंग कहाँ से होती है? MHRD के हिसाब से होती है और की तरफ से होती है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की ओर से होती है। नेक्स्ट नंबर पर आती है स्टेट यूनिवर्सिटीज़। इस डेटा के हिसाब से अभी हमारे यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी 444 है, और स्टेट यूनिवर्सिटी रन एंड फंडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। जो भी स्टेट होता है उस स्टेट की गवर्नमेंट के हिसाब से उनको फंडिंग भी की जाती है, उसको मतलब उसकी हैंडलिंग भी की जाती है ना। लेकिन सभी यूनिवर्सिटी को मानना किसकी बात पड़ती है? UGC की ही बात माननी पड़ती है। फिर आती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितनी है? टोटल 403 है। UGC के द्वारा अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट भी कहे जा सकते हैं इनको, है ना। लेकिन ये है कि हर 5 साल में इनको अपनी मान्यता है जो उसको रिन्यू कराना पड़ता है, और ये सारी इनके पास में बहुत कुछ तो हाथ में होता है, लेकिन ये खुद अपने कोई डिसीजन नहीं ले सकती हैं। ये डिसीजन कहाँ से होते हैं? UGC के द्वारा लिए गए डिसीजन पर ही ये काम करती है, वहाँ से अप्रूव सिलेबस को ही ये लेकर पढ़ाएंगे। बस ये हो जाता है कि इनको एक तरह से यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाता है, कॉलेज से ऊपर के दर्जे मिल जाते हैं, है ना। बहुत सारे अलग अलग तरह के कोर्सेस ये अपने इंस्टीट्यूट में रन कर सकते हैं, तो इस वजह से ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बन जाती हैं। इसके बाद में UGC अप्रूव्ड होती हैं ये, मतलब UGC से अप्रूव्ड होती है, इनको NAC का सर्टिफिकेट भी लेना होता है, जिसके वजह से इनको ग्रेड्स मिलते हैं, और अगर NAC एफिलिएशन नहीं मिलता है तो उसकी वजह से इनकी मान्यता भी चली जाती है ना। तो ये होता है। फिर आती है नेक्स्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है? एक तरीके से ऑटोनोमस बॉडी हो जाती है। कुल मिला के 126 बताई जा रही हैं, 126 यूनिवर्सिटीज हैं जो डीम्ड यूनिवर्सिटी। किसे कहा जाता है डीम्ड यूनिवर्सिटी? जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी होती है, मतलब कहने का कि वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं, अपना सिलेबस बना सकते हैं, अपने तरफ से एग्जाम रन करा सकते हैं, और हर तरीके की उनको कहना चाहिए क्या, एक सुविधा होती है और एक इंडिपेंडेंस होता है उनके पास में, और वो किसी से एफिलिएटेड नहीं होते। डायरेक्ट उनको भी कहाँ से मिलता है एफिलिएशन? MHRD और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से मिलता है, ठीक है। लेकिन उन्हें भी UGC एक्ट 1956 की सारी शर्तें हैं वो माननी पड़ती हैं, ठीक है। फिर आती है ओपन यूनिवर्सिटी। ओपन यूनिवर्सिटी किसके लिए? दूरस्थ शिक्षा के लिए ओपन यूनिवर्सिटी होती है, जिसे मुक्त विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, खुला विश्वविद्यालय कहा जाता है, जिसकी शर्तें ये नहीं होती हैं कि आप वहाँ पे जो भी एनरोल्ड होता है स्टूडेंट उसको रेगुलर आना है, उसको ये सुविधा दी जाती है कि आप घर बैठे बैठे डिस्टेंस लर्निंग के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। आपके घर में मटेरियल आ जाएगा, आपके घर में ही क्लासेस का किस तरह से करना है काम वो भी हो जाएगा, है ना, सब कुछ हो जाएगा। बस आपको अगर कोई कोर्स लेना है तो आप पढ़ते पढ़ते या जॉब करते करते भी उन कोर्सेज को आप कर सकते हैं। तो ये ओपन यूनिवर्सिटी होती है। तो भारत में इसका भी जो हैंडलिंग है वो किसके पास? MHRD के पास होती है, और वो MHRD जो है वो अब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हो गया है 2020 में ही। तो उसके बाद अब इसे MHRD नहीं कहा जाता, अब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर भी ये बात मान की चले, UGC के ही सारे रूल्स को ये भी फॉलो करते हैं, जो UGC ने ओपन यूनिवर्सिटीज़ के लिए रूल्स बनाए हैं। अब ये हमारे भारत में एक तो है नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको IGNOU कहा जाता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो नेशनल लेवल पर एक है, और स्टेट लेवल पर भारत में 13 ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो चल रही हैं। अलग अलग राज्यों की सरकारें ओपन यूनिवर्सिटी का चला रही हैं, और जो कि उस राज्य में डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ावा देती है। तो ये बताया मैंने क्या यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट यहाँ शेयर कर रही हूँ, जो उच्च शिक्षा के समन्वय हेतु गठित प्रमुख परामर्शी नियामक संस्थाएं हैं, जिनके बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन सी संस्थाएं हैं उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, आप उसे देख लीजिए।
भारतीय चिकित्सा परिषद जिसकी स्थापना हुई थी 1933 में, देश में चिकित्सा में उचित नियोजन और समन्वय के विकास को सुनिश्चित करना। अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद, तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। तकनीक शिक्षा में उच्च नियोजन और समन्वित विकास का सुनिश्चित करना। भारतीय फार्मेसी परिषद 1948 में हुई थी। फार्मासिस्ट के प्रशिक्षण हेतु समान स्तर लागू करना। भारतीय दंत चिकित्सा परिषद मतलब कि डेंटल परिषद, नई दिल्ली 1948 में हुई थी। डेंटल जो मेडिकल फैसिलिटी होती है उसको इम्प्रूव करना, उसके बारे में बात करनी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है यूजीसी, और इसकी स्थापना 1956 में आई। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप इसे नोट कर लीजिएगा। विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता देकर उनके स्तर को ऊपर उठाना। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकेडमी जिसमें देश में चिकित्सा और विज्ञान को बढ़ावा देना, ठीक है। भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान नई दिल्ली, समाज विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देना 1965 में हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद हैदराबाद, महात्मा गांधी के क्रांतिकारी विचारों पर आधारित ग्रामीण उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विविध कार्यों का संपादन सुनिश्चित करना। केंद्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद नई दिल्ली 1969 में, आयुर्वेद के क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल औषधि अनुसंधान से संबंधित सर्वेक्षण। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली 1972 में, देश में इतिहास संबंधी प्रगति की समीक्षा और वैज्ञानिक ढंग से इतिहास लेखन को प्रोत्साहन देना। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज नई दिल्ली 1973, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद 1977, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद नई दिल्ली 1978, केंद्रीय यूनानी चिकित्सा परिषद 1978, केंद्रीय योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद 1978, भारतीय पशु चिकित्सक परिषद 1984 और दूरस्थ शिक्षा परिषद 1985। शिक्षा में दूरस्थ शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करना। तो ये थे वो सारी संस्थाएं जिनके बारे में एक एक लाइन में आपको याद रखना चाहिए। इनमें से कुछ जो ऐसे हैं जो कई बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया यूजीसी के बारे में बहुत प्रश्न पूछा जाता है। लगभग मैं देखूं तो हर बार के 1-2 बार छोड़ दिया जाए तो हर बार ऐसा क्वेश्चन आता है, किसी न किसी एक शिफ्ट में तो आता ही है ना। तो ये मान लीजिए कि देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जो एजुकेशन का अब जो यूजीसी का जो पैटर्न है ना एग्ज़ाम देने का, पहले क्या होता था जब हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था तो क्या होता था कि एक पेपर होता है आपका वर्ल्ड वाइज, मतलब वर्ल्ड वाइज कह रहे देश में, है ना, और उस एक ही दिन पेपर हो रहा है और आपको लिखित परीक्षा मिल रही है। लिखित परीक्षा इन द सेंस के OMR शीट पर आपको गोले भरने, इस तरीके से क्वेश्चन पेपर मिल रहा है। तो उसमें क्या होता था कि एक बार क्वेश्चन पेपर बना दिया और वही क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। हो सकता था कि एक ही दिन हो रहा है तो उसमें चेंज क्वेश्चंस भी नहीं होते थे कि अलग अलग सेट दे रहे हैं या कुछ। हाँ, ABCD जरूर होता था सेट, जब हम बैठते थे तो उसमें 4 सेट होते थे ABCD इस तरह से। लेकिन अब क्या है कि आपके 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग दिन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो अलग अलग दिन एग्ज़ाम होने के कारण पे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर बनने पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। इसलिए ये जो 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं, 1 लाइनर स्टेटमेंट्स हैं, ये आपको जरूर नोट करना चाहिए क्योंकि ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अभी तो मैं ये बता ही रही हूँ, और इसके साथ साथ में कुछ 40 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना नेशनल एजुकेशन के, हायर एजुकेशन के, वो भी मैंने एक बार आपको बताए थे। उसको मैं फिर से आपको सजेस्ट कर दूंगी कि फिर से आप देख लीजिएगा। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने इसके बारे में बात करी। इसके साथ साथ में हायर एजुकेशन से संबंधित और भी बहुत डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ में जो भी हमारे फर्स्ट पेपर के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बता दूं कि चूँकि एजुकेशन का ये टॉपिक है, इसलिए मैंने एजुकेशन में कई सारे जो हमारे एजुकेशन कमीशन से उसके वीडियोस बना रखे हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा जाकर, क्योंकि वो मेन एजुकेशन का सब्जेक्ट है, इसलिए हो सकता है आप तक वहाँ तक ना पहुँचे, लेकिन आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि वहाँ पर आपको डिटेल में इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर फिनिश, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, कम समय बचा हुआ है। मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट एंड गेट सक्सेस। बाय बाय।